उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। कश्मीरी पंडितों पर हमला के मामले में सुप्रीम कोर्ट का एसआईटी जांच की अर्जी पर समाअत से इनकार। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू में स्मार्ट सिटी का रखा संग बुनियाद, कई प्रोजेक्ट का किया आगाज। जम्मू को नजरअंदाज करने का भ्रम अब खत्म हो जाना चाहिए। मौजूदा सरकार सबका साथ सबका विकास कर रही है, एलजी मनोज सिन्हा का बयान। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बडगाम का किया दौरा, लोगों को माफी, सब्र और भाईचारे के फरोग का दिया पैगाम। आबादी कंट्रोल करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी सरकार को भेजा नोटिस, कंट्रोल के जवाबित किए गए तलब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आईएनएस विक्रांत कौम के नाम किया वक्फ, क्रेडिट के लिए हंगामा शुरू। आरएसएस में अच्छे लोग भी हैं जो बीजेपी को पसंद नहीं करते, सीएम ममता बनर्जी का बयान। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को दिया जवाब, बिहार में करप्ट लोगों को बचाने के लिए इत्तेहाद का इल्जाम बेबुनियाद। पीएम की उम्मीदवारी पर सीएम नीतीश कुमार का जवाब, छोड़िए रहने दीजिए, ऐसी बातों को खुलकर नहीं दिया जवाब। झारखंड में जारी सियासी रस्साकशी के बीच एक हफ्ते में दूसरी बार झारखंड के गवर्नर का हो रहा है दिल्ली दौरा। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। बुलेटिन का आगाज आज मातम के साथ। मातम उस सियासत पर जिस सियासत में सियासत ज्यादा है, इंसानियत कम है। मातम उस निजाम पर जहां पर दिखावा ज्यादा है, काम कम है। उस सियासी समाज पर, उस सियासी सोच पर मातम जिसमें सिर्फ सियासत है, इंसानियत और अवामी खिदमत बहुत ही कम है। एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, तस्वीर को देखिए और अपने समाज पर, अपने ऊपर लानत भेजिए, मातम कीजिए, अफसोस कीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन कुछ न कुछ कीजिए। यह तस्वीर है आपके समाज की, आपके मुआशरे की और आपके मुल्क की, जहां एक मासूम बच्चा तड़प तड़प कर अस्पताल के बाहर अपने मां के गोद में दम तोड़ दे रहा है। अस्पताल से न ही कोई डॉक्टर आ रहा है, सरकार से न ही कोई अफसर आ रहा है, और न ही सरकार जाग रही है, और न ही डॉक्टर जग रहे हैं, और ना कोई आम शहरी, आम लोग, इंसानियत नवाज, इंसानियत की खिदमत करने वाला, जिसके अंदर इंसानियत हो, ऐसे लोग भी आगे नहीं आ रहे हैं। ये तस्वीर देखिए और इस तस्वीर के बारे में सोचिए कि उस मां के गोद में तड़पते तड़पते उस बच्चे ने मां की आंखों के सामने दम तोड़ा होगा, तो उसकी मां, उस मां के ऊपर क्या कयामत गुजरी होगी। साथ में उसकी दादी है, उस दादी के ऊपर का क्या कयामत गुजरी होगी। इस तस्वीर को देख करके आप अंदाजा लगाइए। मात्र एक नर्स तस्वीर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में वहां के एक गांव से आई है, जो देखते ही दिल दहला देती है। ये तस्वीर एक वाक़ये से जुड़ी हुई है, जो दिल दहला देने वाला वाक़या है। बताया जा रहा है कि अस्पताल के बाहर इलाज से इनकार पर एक बच्चा मां की गोद में ही दम तोड़ गया है। रियासती वज़ीर सेहत यानी मध्य प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर ने ऑर्डर दे दिया है जांच का, लेकिन कांग्रेस की जानिब से रियासती सदर कमलनाथ ने इस पूरे मामले पर हुकूमत को घेरने की भी कोशिश की है और कहा है कि हुकूमत की तरक्की के दावों की कली खुल गई है। मामला जबलपुर के बरगी इलाके का है, जहां के तिनहाटा गांव के 5 साला मासूम त्रिशी की ये तस्वीर आपके सामने चल रही है। त्रिशी के साथ जो वाक़या पेश आया है, जो इंसानियत से सलूक हुआ है, उससे पूरी इंसानियत और समाज शर्मसार होना चाहिए। त्रिशी को कई और इस हाल के बाद प्राइमरी हेल्थ सेंटर बरगी लाया गया, जहां उसकी मौत वाक़ हो गई। त्रिशी को उसकी मां ने अपनी गोद में रखा हुआ है। बेटा उठ रहा है, जग रहा है, पुकार रहा है, चीख रहा है और फिर दम तोड़ दे रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल ज़रूर हो रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ हमारे समाज, हमारे मुआशरे की बेहिसी को भी आप वायरल होते देख सकते हैं। ऋषि के मामू पवन और रिश्तेदारों का इल्ज़ाम है कि उनकी बहन अपने बेटे को दिखाने के लिए बुध की सुबह 10 बजे हेल्थ सेंटर बरगी पहुंची थी। ये सुबह 10 बजे का वाक़या है, टाइम भी आप गौर कीजिएगा। लेकिन हेल्थ सेंटर में 10 बजे तक कोई डॉक्टर नहीं पहुंचा था, नर्स अकेली थी। डॉक्टर के न होने की वजह से बच्चे का इलाज वक्त पर नहीं हो सका, तबीयत बिगड़ती चली गई और यहाँ तक बिगड़ी कि उस बच्चे ने माँ की गोद में
तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर प्रभराम चौधरी ने मामले की तहकीकात का हुक्म जरूर दिया है, साथ ही साथ जिला मजिस्ट्रेट से रिपोर्ट भी तलब की है। लेकिन कांग्रेस के रियासती सदर कमलनाथ ने खातून की गोद में बच्चे की तड़पने वाली वीडियो को ट्वीट करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में बर्गी की यह तस्वीर दिल दहला देने वाली है। एक मासूम बच्चा हेल्थ सेंटर के बाहर मां की गोद में तड़पता हुआ मर गया क्योंकि उसे न तो डॉक्टर मिल सका और न ही इलाज। कमलनाथ ने मजीद लिखा है कि मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ हिस्सों से इस तरह की तस्वीरें मुसलसल सामने आ रही हैं, लेकिन जिम्मेदार निज़ाम को बेहतर करने के बजाय वो खामोश तमाशाई बनकर ये सब देख रहे हैं। ये तस्वीरें शिवराज हुकूमत के गुड गवर्नेंस और तरक्की के दावों को बेनकाब कर रही है। ये तस्वीर है शिवराज सरकार की, जो शिवराज अपने आप को मामू कहलवाते हैं। उसी मामू के भांजे ने अपनी माँ के गोद में दम तोड़ दिया है। ये तस्वीर आपके उस सियासी माहौल के ऊपर ज़बरदस्त तमाचा है जिस सियासत में आपको सब कुछ चंगा दिखता है, रमक दमक और चमक दिखती है, लेकिन ज़मीन पर जो सच्चाई है, सुबह 10 बजे अगर अस्पताल के बाहर किसी एस्टेट में हेल्थ सेंटर के बाहर कोई बच्चा या डॉक्टर की अदम मौजूदगी की वजह से मौत हो जाती है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि उस हेल्थ सेंटर के अंदर 10 बजे से पहले और रात के 10 बजे क्या कुछ हो सकता है। ऐसे में सरकार अपने तौर पर मरहम साजी की कोशिश ज़रूर करती है, लेकिन तस्वीरें देखिए, अंदाज़ा लगाइए कि आपका समाज, आपकी सियासत दोनों एक दूसरे से किस तरह से खिलवाड़ कर रही है और दोनों को इस वक्त हसास, ईमानदार और इंसानियत परस्त होना चाहिए, लेकिन शायद ऐसा होना मुमकिन नहीं लगता। मात्र एक नर्स है अस्पताल। 1990 में वादी कश्मीर में सिखों, कश्मीरी पंडितों के साथ जो सलूक किया गया, जो हमले उन पर हुए, जो टारगेट किलिंग हुई और जिस तरह से कत्ले आम जैसी तस्वीर देखने को मिली, उस पूरे मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी के जरिए जांच के लिए अर्जी दाखिल की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी को सुनने से ही इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर में 1990 में हिंदुओं और सिखों के खिलाफ हमलों की एसआईटी जांच की दरखास्त पर समाप्त करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर में हिंदुओं और सिखों के खिलाफ 1990 के हमलों की एसआईटी से जांच कराने की दरखास्त पर गौर करने से इनकार करते हुए मरकज की तरफ जाने की हिदायत की है। दरखास्त में रियासती हुकूमत को उन मुतासिरीन की मरदमशुमारी कराने की हिदायत देने की भी मांग की गई जो रियासत छोड़कर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रहने पर मजबूर हैं, जिन्हें हम कश्मीरी माइग्रेंट कहते हैं। जस्टिस बी आर गवाई, जस्टिस CT रवि कुमार पर मुश्तमिल एक डिवीजन बेंच ने अर्जी वापस लेने और अर्जी गुजार NGO वी द सिटीजन को मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत से नुमाइंदगी करने की आज़ादी के साथ अर्जी को निपटा दिया है। समाअत के दौरान दरखास्त गुजारों के वकील ने कहा कि यह कश्मीर में 1 लाख से ज्यादा हिंदुओं का कत्ले आम है। उन्होंने राहुल पंडिता की किताब हमारे चांद में खून के लोथड़े के मुताले पर भी इन्हिसार किया है। ये किताबें कश्मीर से हिंदुओं और सिखों के कत्ल, आतिशजनी और इनखला के वाक़यात का बराह रास्त बयान करती है। इसने दलील दी कि किताब में वाक़े की तफसीली बयानात हैं। किताब का मुसन्निफ खुद इस हमले का शिकार हुआ था। उन्होंने कहा है, दलील दी है कि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने कभी भी मुबैना साजिश की तहकीकात नहीं की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हमारी हालत नहीं देखी है। अदालत ने कहा कि हुकूमत से राब्ता कीजिए, हम इसे क्यों सुने, क्या आपने हुकूमत हिंद को नुमाइंदगी दी है। उसके बाद अदालत ने दरखास्त गुजार NGO को हुकूमत को मुंतकिल करने की आज़ादी दी। NGO की तरफ से दायर दरखास्त में कहा गया कि 1989-90 में कश्मीरी पंडितों पर हमले, वादी कश्मीर में नस्ली सफाई की नीयत से हिंदुओं और सिखों का कत्लेआम किया गया था। उसमें मज़ीद कहा गया कि कश्मीरी पंडित और सिख कश्मीर में अलायदगी पसंद, फ़िरका परस्ती और बुनियाद परस्ती के खिलाफ जद्दोजहद में हमेशा सबसे आगे रहे हैं। कश्मीरी हिंदुओं और सिखों का आखिरी अखराज 1989 में वादी कश्मीर से शुरू हुआ। कश्मीरी पंडितों पर हमले हुए। वादी कश्मीर में नस्ली ततहीर की नीयत से हिंदुओं और सिखों का कत्लेआम किया गया। मजीद अर्जी के अंदर कहा गया है कि 1990 में होने वाले हमले वादी कश्मीर में नस्ल कुशी को रोकने और कश्मीरी हिंदुओं और सिखों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में आईनी मशीनरी की मुकम्मल नाकामी की रोशन मिसाल हैं। उसकी वजह से आईन हिंद के आर्टिकल 14, 19 और 21 के तहत फराहम करदा बुनियादी हुकूक की खुल्ला खिलाफ वर्जी की गई।
कश्मीरी हिंदुओं के कत्ल के हवाले से सैकड़ों एफआईआर दर्ज होने के बावजूद 30 साल से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बाद भी उन्हें मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम बातों को सुनने के बाद कहा कि इसमें सीधे तौर पर आपको मरकजी सरकार की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि सरकार ही बास आबादकारी का काम कर सकती है, ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू में स्मार्ट सिटी का संग बुनियाद रखा और कुछ नए प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी किया और साथ ही साथ जम्मू को एक नए तरक्की के दौर में दाखिल करने की यकीन दहानी भी कराई। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने आज बाज़ाब्ता तौर पर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट का स्मार्ट सिटी के अंदर के बैनर तले संग बुनियाद रखा है। 101.20 करोड़ के प्रोजेक्ट का आज उन्होंने इफ्तिताह किया। इस मौके से उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी बनने से जम्मू के साथ साथ दीगर इलाकों की भी तरक्की होगी और स्मार्ट सिटी के लिए ज़रूरी है कि स्मार्ट शहरी भी हो और इसलिए जम्मू के शहरियों को भी अपनी ज़िंदगी में तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीली लानी होगी। उन्होंने एक ख़ास बात ये भी बताई कि इन प्रोजेक्टों के लिए एक टाइम फ्रेम कर दिया गया है, इस वक्त तक उन्हें मुकम्मल करने हैं और उसी मुद्दत के दौरान स्मार्ट सिटी के सारे प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएंगे। एलजी मनोज सिन्हा ने यह भी कहा कि अब तक के ये बताया जा रहा था या ये भ्रम पाला गया था कि जम्मू को एक तरफा नजरअंदाज किया गया है, कश्मीर के मुकाबले में जम्मू को कम अहमियत दी गई है, जम्मू के साथ नाइंसाफी हुई है, जम्मू को दरकिनार करके रखा गया है। ये जो सलूक का एक तरफा सलूक का इल्ज़ाम लगता रहा है, इससे अब आपको ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि मौजूदा सरकार सबका साथ सबके विकास के पथ पर यानी इस मिशन के साथ आगे बढ़ रही है। इसमें जम्मू भी है, कश्मीर भी है। किसी एक के साथ कोई ज्यादती और किसी एक के साथ कोई बहुत अच्छा सलूक, ऐसा कोई रास्ता नहीं इख्तियार किया जा रहा है, बल्कि सबके साथ मुनासिब और बराबर का सलूक हो रहा है। स्मार्ट सिटी के 3 प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ है और 11 प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। सभी प्रोजेक्ट्स की समय सीमा अक्टूबर 22 से जून 2023 तक रखी गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रोजेक्ट की डेडलाइन तय की गई है वो समय सीमा के भीतर पूरी होगी और जम्मू निवासियों को, नागरिकों को इन सुविधाओं का समय पर उपयुक्त लाभ मिल सकेगा। स्मार्ट सिटी का मतलब क्या है? तो मुझे लगता है कि पब्लिक सर्विसेज और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को इफिशिएंट बनाना। अगर ये काम हम कर सकते हैं जिससे सभी नागरिक सुविधापूर्वक रह सकें, अर्थव्यवस्था का तीव्र विकास हो सके और लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल सके इस शहर में, टेक्नोलॉजी के मदद से भी, जैसे उन्होंने कहा कि इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर, और बनने के बाद सारी सर्विसेज भी उसके माध्यम से हम दे पाएंगे, ट्रैफिक मैनेजमेंट भी हम कर पाएंगे, ढेर सारे काम उसके जरिए हम कर सकेंगे। आम और सरल भाषा में अगर कहा जाए तो स्मार्ट सिटी से संबंधित सभी प्रोजेक्ट्स के 2 मुख्य उद्देश्य। पहला, लोकल इकोनॉमी के लिए एक बड़ा अवसर प्रदान करना और दूसरा, नागरिकों के ईज ऑफ लिविंग के लिए एक बेहतर व्यवस्था निर्मित करना। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखने की है, जब भी यहां कोई कार्यक्रम होता है अभी वो जो दिमाग में हमारे बैठ गया कि जम्मू के साथ भेदभाव हुआ, जम्मू के साथ भेदभाव हुआ, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, इस फोबिया से अब बाहर निकलने की जरूरत है। अब जो प्रशासन है या देश में जो सरकार है, हम लोग हर भाषण में कहते हैं सबका साथ सबका विकास, फिर इस बात की गुंजाइश नहीं रह जाती। ये पूरी उम्मीद है कि जून 2023 में ये प्रोजेक्ट जो पूरे होंगे तब रघुनाथ बाजार, जैन बाजार, कनक मंडी, मोती बाजार एक स्मार्ट कमर्शियल हब के रूप में उभरेंगे और मौजूदा बिजनेस को आर्थिक विकास के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। स्ट्रीट डेवलपमेंट का एक दूसरा प्रोजेक्ट कनाल रोड से तारा टिल्लो तक चौक का है। ये 20 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। उम्मीद है कि जून 23 तक ये भी पूरा हो जाएगा। तो ये सब काम इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ बनाए गए हैं, जिसमें अर्बन डिजाइन प्रोसेस, अर्बन मैनेजमेंट, मोबिलिटी
लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन सब बातों का ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तान की बहरिया को आज एक नई ताकत, नई तवानाई और एक नया शहंशाह मिल गया है। हिंदुस्तान की बहरिया को एक नई तवानाई इसलिए मिला कि आईएनएस विक्रांत आज से अपने काम पर लग चुका है। आपको बता दें कि आईएनएस विक्रांत बहरिया की सबसे अब तक की मजबूत ताकत बनकर उभरेगी, क्योंकि ये पहला देसी तैयारा बरदार बहरी जहाज है। आईएनएस विक्रांत को आज बहरिया में शामिल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पहले देसी तैयारा बरदार बहरी जहाज आईएनएस विक्रांत को बहरिया में शामिल कर दिया है, जो कि भारत की समुद्री तारीख में अब तक का सबसे बड़ा जहाज है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कोचियन शिपयार्ड लिमिटेड CSL में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनाए गए इस तैयारा बरदार जहाज को भारतीय बहरिया में शामिल किया। देसी तैयारा बरदार बहरी जहाज विक्रांत की शमूलियत के साथ ही भारत उन ममालिक के मुंतखब ग्रुप में शामिल हो गया है जो देसी तैयारा बरदार बहरी जहाजों को डिजाइन और बनाने की मुनफरिद सलाहियत रखता है। इस मौके पर बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में कहा कि विक्रांत सिर्फ एक जंगी जहाज नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत की मेहनत, हुनर, असर रसूख और अज़्म का सबूत है। इसके अलावा ये हिंदुस्तानी बहरिया के लिए पहला मकामी तौर पर डिजाइन और बनाया गया जंगी जहाज है। 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा विक्रांत तकरीबन 43,000 टन वजन ले जाने की सलाहियत रखता है, जो एक बार 7500 समुद्री मील का फासला तय करने की सलाहियत रखता है। यानी यहां से ब्राजील एक बार में यह सफर कर सकता है। इससे ज्यादा रफ्तार 28 समुद्री मील फी घंटा भी बताया जा रहा है। जहाज में तकरीबन 2200 कंपार्टमेंट्स हैं और इसमें 1600 मेरीन्स को तैनात किया जा सकता है। आईएनएस विक्रांत इस ऊर्जा का जीवन संयंत्र है। अभी तक इस तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर केवल विकसित देश ही बनाते थे। आज भारत ने इस लीग में शामिल होकर विकसित राष्ट्र की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है। आईएनएस विक्रांत के हर भाग की अपनी एक खूबी है, एक ताकत है, अपनी एक विकास यात्रा भी है। ये स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है। इसके एयरबेस में जो स्टील लगी है वो स्टील भी स्वदेशी है। ये स्टील डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने विकसित किया, भारत की कंपनियों ने प्रोड्यूस किया। एक युद्धपोत से भी ज्यादा एक तैरता हुआ एयरफील्ड है, एक तैरता हुआ शहर है। आज 2 सितंबर 2022 की ऐतिहासिक तारीख को इतिहास बदलने वाला एक और काम हुआ है। आज भारत ने गुलामी के एक निशान, गुलामी के एक बोझ को अपने सीने से उतार दिया है। आज से भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिला है। अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी, लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराए।
आईएनएस विक्रांत की शमूलियत के साथ ही अब क्रेडिट लेने को लेकर हंगामा शुरू हो चुका है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 25 साल पहले कांग्रेस पार्टी ने इसका आगाज बाकायदा तौर पर किया था, संग बुनियाद रखा था। ए के एंटोनी जब वजीर दिफा थे तो उन्होंने इस पर कोशिश की थी। आज जो इस प्रोजेक्ट का बाकायदा तौर पर बहरिया में शमूलियत इख्तियार किया गया है, इसमें सिर्फ मौजूदा सरकार अपना क्रेडिट ले रही है, ये किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। बल्कि इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने, कांग्रेस की यानी यूपीए की सरकार ने भी इसमें अपना हिस्सा दर्ज किया है। आईएनएस विक्रांत जो आज कमीशन हुआ है, जो कोचिन शिपयार्ड में बनाया गया है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए। पर इसकी शुरुआत 22 साल पहले हुई थी और पहले वाजपेयी जी की सरकार, बाद में मनमोहन जी की सरकार, बाद में मोदी सरकार। शासन में निरंतरता होता और 22 साल लगे हैं और प्रशंसा हम करते हैं इंडियन नेवी के इंजीनियर अफसर जो काम किए हैं, जो कारीगर, जो बिल्डर हैं, फिटर हैं, मैकेनिक हैं कोचिन शिपयार्ड में। पर यह कहना कि ये सिर्फ 2014 के बाद की उपलब्धि है, ये बिल्कुल गलत है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 1957 या 1958 में हमने इंग्लैंड से एक एयरक्राफ्ट खरीदा था, एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदा था। वो तब के रक्षा मंत्री थे वीके कृष्ण मेनन, और उनकी दूरदर्शिता के कारण हमने एक एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदा, उसका नाम हमने रखा आईएनएस विक्रांत। और ये एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे देश में बनाया गया है, बहुत बड़ा कदम है। पर मैं बार बार कहूँगा 20-22 साल लगे हैं और सभी सरकारों को श्रेय मिलता है। पहले वाजपेयी जी की सरकार थी, बाद में ये जब आईएनएस विक्रांत निर्णय लिया गया कि इसको डिकमीशन करना चाहिए, ओरिजिनल आईएनएस विक्रांत, उसको हम डिकमीशन करेंगे और एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर हम खुद बनाएंगे। तो शुरुआत वाजपेयी जी की सरकार के समय में हुआ, बाद में मनमोहन सिंह जी के सरकार में 10 साल में यूपीए के कांग्रेस लेड यूपीए सरकार के समय में बहुत बड़े बड़े कदम लिए गए, काम किया गया। और आज वो कमीशन है, आज के प्रधानमंत्री को कहना श्रेय खुद, वो तो हमेशा सभी कदम को जो है, सभी उपलब्धियों का श्रेय वो खुद ही लेते हैं, पर निरंतरता को स्वीकार कर। बिहार में सियासी उलट को देखते हुए कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक खिताब के दौरान दबे लफ्ज़ों में नीतीश कुमार पर निशाना ज़रूर लगाया था और कहा था कि आजकल करप्ट लोगों को बचाने के लिए भी इत्तेहाद होने का कल्चर शुरू हो गया है। गठबंधन करप्ट लोगों को बचाने के लिए किया जा रहा है। ये सीधे तौर पर निशाना था बिहार में नीतीश कुमार पर, लेकिन आज नीतीश कुमार ने और तेजस्वी यादव ने, दोनों ने इस पर पलटवार किया है और कहा है कि बिहार में ऐसी कोई कोशिश नहीं हो रही है, किसी भी करप्ट को बिहार में नहीं बख्शा जा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के एक भी मेंबर पार्लियामेंट और मेंबर असेंबली पर सीबीआई ईडी के छापे क्यों नहीं पड़ते। जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे तो उनके साथ जो काम करने का मौका मिला, किस तरह से काम किया, किस तरह से उन्होंने सब लोगों का ख्याल रखा, और यहाँ पर भी बिहार के लोगों ने काम करने का मौका दिया है। कोई भी साथ रहे और पिछले वर्षों से कितना काम कर रहे हैं। अब कोई है केंद्र में अपना कुछ बोलते रहते हैं, हम सब पर ध्यान ही नहीं देते। चलिए निश्चिंत रहिए। प्रधानमंत्री वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं, पोलराइजेशन कर रहे हैं, कुछ राजनीतिक दल कूद गए हैं। कहाँ कोई भ्रष्टाचारी को बचा रहा है? कोई भ्रष्टाचारी को बचाएगा? खुद ही सोचना चाहिए ना भ्रष्टाचारियों को बचाने का। इधर उधर कोई राज्य में जो हो रहा है, कहां से किसको लाने का, तो उन्हें अपना सोचे वो लोग। यहाँ पर तो हम लोग कभी भी भ्रष्टाचारियों को इतने दिनों में बर्दाश्त नहीं किया। एक बार अच्छी तरह जान लीजिए। लेकिन वो क्या बोलते हैं तो वो अपना बोले, हमको उससे क्या मतलब। हमारी कोई प्रतिक्रिया कर रहे हैं केरल से। हमारी कोई गया जदयू कार्यालय में सर। अरे आप प्रधान ही मंत्री हैं तो सब जगह जा नहीं सकते हैं। केरला में कौन है आप जानते नहीं। लगभग 1000 से ऊपर बीजेपी के विधायक हैं, 300 से भी ज्यादा सांसद। किसी एक के घर भी छापा पड़ा? मतलब बीजेपी के जो लोग हैं वो दूध के धुले हैं क्या? अगर उनके यहाँ छापा नहीं पड़ रहा है तो बचा कौन रहा है? जो लोग कह रहे हैं वही लोग बचा रहे हैं। तो ये तो साफ है, स्पष्ट है। आप लोगों ने हर जगह
कि जो बीजेपी में जाता है वो दूध का धुला हो जाता है। बीजेपी के लोग क्या क्यों नहीं छापा पड़ता है, आप बताइए ना जरा, बीजेपी वालों के क्यों नहीं छापा पड़ता है? आपको क्या लगता है? कोई बचाता होगा, जरा पूछिए। ये सवाल मेरे लायक नहीं है, ये सवाल तो जो लोग केंद्र में बैठे लोग हैं उसका। कल तक के बिहार की सरकार में बीजेपी शामिल थी। गिरिराज सिंह बिहार के सीनियर बीजेपी लीडरान में से एक हैं। कल तक के उन्हें याद नहीं आ रही थी कि बिहार में भी मदरसों का सर्वे कराना चाहिए। आज जब सरकार से बाहर हुए तो बिहार में पीएफआई मदरसे के सर्वे का याद आने लगी है। उन्होंने यूपी का हवाला देते हुए कहा कि यूपी की सरकार को बधाई कि उन्होंने मदरसों के सर्वे का फैसला लिया है। बिहार में भी मदरसे का सर्वे होना चाहिए। मैं योगी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि योगी जी उत्तर प्रदेश बगल के सीमा से जुड़ा हुआ है, नेपाल की सीमा से जुड़ा हुआ है और बिहार का भी वो पूरे मदरसा का वो सर्वे करा रहे हैं। कई लोगों को पेट में दर्द हो रहा है, ओबेसी जैसे लोगों को पेट में दर्द होने की जरूरत नहीं है। अगर वहां का मुख्यमंत्री चाहता है कि मुसलमानों को अच्छी शिक्षा मिले, लेकिन ओवैसी को दर्द कुछ और है कि कहीं ये तो ना पता चल जाएगा कि कौन बांग्लादेशी है कौन रोहिंग्या है। आज जरूरत है बिहार में भी सीमावर्ती इलाके में, चाहे वो नेपाल के बॉर्डर की सीमा हो, चाहे बांग्लादेश बॉर्डर की सीमा हो, चाहे बंगाल से जुड़ा हुआ सीमा हो, सारे सीमा पर मदरसों की जांच होनी चाहिए, मस्जिदों की जांच होनी चाहिए। कौन लोग उसमें रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भारत के खिलाफ कर रहे हैं या भारत के पक्ष में कर रहे हैं, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। इसका इसी के साथ दोपहर का उर्दू खबरनामा यहीं पर ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान रहमत कलीम को याद दीजिए। खुदा हाफ़िज़।